Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, I will explain you the agriculture policy of 2000. मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? और बस कोई आके बोलेगा तो नहीं ना? Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, I will explain you agriculture policy. स्पेशली न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000 नई कृषि नीति 2000 के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी है क्या। एग्रीकल्चर पॉलिसी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाने वाली एक पॉलिसी है। हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, कृषि है। आज भी हमारे देश की 46.2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही एंगेज है, जो कि नियर अबाउट 50% है। लेकिन एक प्रॉपर एग्रीकल्चर पॉलिसी ना होने की वजह से आज तक हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड रही है, पिछड़ी हुई रही है। और इसके रीज़न ये थे कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का लेवल लो रहा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए और हमारे जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैं उनकी प्रोग्रेस भी बहुत कम रही। इसी रिगार्ड में नई एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 को बनाया गया, 2000 में नई कृषि नीति को बनाया गया। यह नीति 28 जुलाई 2000 को अनाउंस की सरकार ने और इसका मेन मोटिव यही था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज किया जाए। 90s के ईयर में 1991 टू 1998 टू 99 हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट थी वो एवरेज 2.1% पर एनम रही थी और फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन थी वो सिर्फ 1.8% पर एनम थी। और ये जो प्रोडक्शन की जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के ऑलमोस्ट इक्वल ही थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी के लेवल को इंक्रीज करें। तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी की क्या नीड थी, मेन फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे इस पॉलिसी के लिए, उसमें सबसे पहला यही आता है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। हमारे फूड ग्रेन की अनाज की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का भी उस हिसाब से इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें एग्रीकल्चर पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। रीजनल इम्बैलेंस है हमारी कंट्री के अंदर, कई स्टेट हमारे ऐसे हैं जो कि हाईली प्रोडक्टिव हैं एग्रीकल्चर की ग्रोथ को लेके, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत कम है। कई एरिया हमारे ऐसे हैं जो कि ईस्टर्न हिली रेनफेड एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी के थ्रू जिन एरिया को आप डेवलप कर सकते हो। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, लगातार लैंड के ऊपर बायोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से वाटर और लैंड के जो रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, तो उनके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए भी हमें न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, लैंड छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास बहुत बड़े साइज़ में लैंड नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का लेवल कम होता है। तो इन सब सिचुएशन को मीट करने के लिए, फेस करने के लिए भी नई एग्रीकल्चर पॉलिसी रिक्वायर्ड थी। रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी का मेन मोटिव ये था कि रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर में जितनी पॉपुलेशन एंगेज है उनमें अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाए। इसके लिए एग्रीकल्चर सिर्फ फूड ग्रेन या वेजिटेबल्स फ्रूट्स तक ही ना रहे, बल्कि हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डायरी, लाइव स्टॉक्स, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, इन सब को भी किस तरह से प्रमोट किया जाए ताकि अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में है उसे दूर किया जा सके। वैल्यू एडिशन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन किया जाए।
जिसके लिए प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज की फैसिलिटीज फार्मर को प्रोवाइड करवाई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ओपन किया जाए। डायनिमिज्म टू कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी रिवाइटलाइज्ड और डेमोक्राइज्ड करने की ज़रूरत है, ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू फार्मर को क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो, उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, एग्रीकल्चर की रिसर्च की जाए, मार्केटिंग का सिस्टम इम्प्रूव हो और एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसको इंक्रीज किया जा सके। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजी, हमें एग्रीकल्चर में रिसर्च और ट्रेनिंग भी फार्मर को रिसर्च करने की भी ज़रूरत है और फार्मर को ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है। स्पेशली जो लोकेशन स्पेसिफिक कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे रेन फेड एरिया या ड्रॉट प्रोन एरिया या ऐसे एरिया जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, उन एरिया में किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, इसके लिए भी रिसर्च की जानी चाहिए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ मार्जिनल फार्मर, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर हैं, वीकर सेक्शन है, उनकी प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंक्रीज करने के लिए भी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई। डेवलपमेंट ऑफ न्यू डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो प्रोग्रेसिव और प्रॉफिटेबल किस तरह से बनाई जा सके, उसके लिए आप हॉर्टिकल्चर को, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांटेशन क्रॉप, इन सबको कैसे डेवलप करोगे, ये सब नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का ही ऑब्जेक्टिव रखा गया। टू प्रमोट द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए। लोकल बॉडी को, लोकल इंस्टीट्यूशन को फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़े रहना चाहिए और टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट लोकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही प्रोवाइड की जानी चाहिए फार्मर्स को, ताकि जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी हेल्प हो सके। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, एक सूटेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी इरिगेशन की फैसिलिटी का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने में हेल्प करती है, वाटर कंजर्वेशन में और उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी की रिक्वायरमेंट इसलिए भी थी ताकि फार्मर को वैरायटी ऑफ सीड्स, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स मिल सके, उन्हें एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट्स मिल सके, मशीनरी मिल सके और फार्मर जो है वो मॉडर्न तरीके से फार्मिंग कर सके। तो इन सब वजह से हमें नई एग्रीकल्चर पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। अब नई एग्रीकल्चर पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था इसका टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर की ही ना हो बल्कि और जो अलाइड सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनकी भी हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जैसे आया, वैसे ही वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए था, मिल्क प्रोडक्ट के लिए था, और ब्लू रेवोल्यूशन एक्वा और फिशेस के केस में आया। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के का जो था वो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट, एक मेन ऑब्जेक्टिव जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी का था वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का था। इसके लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के ऊपर जोर दिया गया, अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सॉइल टेस्टिंग, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, ये सब भी एग्रीकल्चर पॉलिसी का ही ऑब्जेक्टिव है। टू चेक डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन जो आ रहा है पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करके, उसको चेक करना भी इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ विद इक्विटी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ इक्विटी के साथ हो, ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो हो लेकिन उसका सारा का सारा बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर या बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनको हो। हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो बैकवर्ड रीजन है, वहां तक भी ग्रोथ का बेनिफिट जाए, ये सब भी इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया। टू प्रमोट कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप को प्रमोट किया जाए जिनका आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक जूट, कॉटन, टी, कॉफी, ऑयल सीड, ये भी इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे से होनी चाहिए। हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके ऊपर भी इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इन सब ऑब्जेक्टिव से नई एग्रीकल्चर पॉलिसी को फ्रेम किया गया। अब जो स्ट्रेटेजी या मेजर्स नई एग्रीकल्चर पॉलिसी में यूज किए गए, हम उनकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहली स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर बनाई, जिसके लिए जो मेजर्स यूज किए गए उनमें सबसे पहला आता है कि एग्रीकल्चर की जो लैंड
लैंड है उसे नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं दिया जाएगा। जो आपकी वेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर और अफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाए, लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया जाए। और इंडिया की जो क्रॉप का एरिया है, स्पेशली जो हमारा ऐसा एरिया जो इरिगेशन के लिए रेन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जाएं। इकोनॉमिक और एफिशिएंट यूज किया जाए ग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का। फार्मर और लैंडलेस जो लेबरर है उनको फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में, वेस्ट लैंड में फॉरेस्ट्री प्रोग्राम चलाने में इन्वॉल्व किया जाए और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वो पेड़ पौधे लगाने में हेल्प कर सकें, ताकि एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो और हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो। सेकेंड स्ट्रेटेजी फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए जो अडॉप्ट की गई, उसके लिए सबसे पहला मेजर किया गया कि किस तरह से क्रॉप की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। नई क्रॉप की वैरायटीज, फूड क्रॉप पर्टिकुलरली जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है फूड क्रॉप की, उसे कैसे इंक्रीज किया जाए। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, रूट प्लांटेशन, इन सबको कैसे एनकरेज किया जाए। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डायरी फार्मिंग, इन सबको ज़्यादा प्रायोरिटी किस तरह से दी जाए। फॉडर जो ट्री हैं, फॉडर क्रॉप है, उनकी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जाए। कोऑपरेटिव और पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और डायरी के अंदर इंक्रीज करना। तीसरी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई थी जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में किस तरह से हम अच्छी टेक्नोलॉजी को, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला मेजर था कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन होनी चाहिए। एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए और वीमेन और स्पेशली उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर इनपुट और टेक्नोलॉजी और फार्मिंग रिसोर्सेज वो कैसे यूज कर सकती हैं, उनकी असेस कैसे हो सकती है, इन सब के लिए भी मेजर अडॉप्ट किए गए। एग्रीकल्चर के इंसेंटिव्स के लिए स्पेशल जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई, फार्मर को इंसेंटिव देने के लिए सबसे पहला था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ इंप्रूव हो। मतलब एग्रीकल्चर के जो आपकी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जूट है, कॉटन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनके यूज को इंक्रीज किया जाए। WTO ने एग्रीकल्चर के ऊपर से जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए कहा, उसका हमारे फार्मर को कोई लॉस ना हो, उनको कैसे सेफ गार्ड किया जाए, इसके लिए स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई। सॉरी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट के, हमारी जो क्रॉप के प्राइस हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, टैरिफ कैसे कम किया जाए, टैक्सेस कैसे कम किए जाएं, प्राइसेस को, प्रोडक्ट को कैसे रैशनलाइज किया जाए, और फार्म के लिए जो मशीनरी या इम्प्लीमेंट और फर्टिलाइजर बाहर से मंगवाए जाते हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करना भी एक मेजर था। फिफ्थ स्ट्रेटेजी जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने मेजर अडॉप्ट किए, उसमें था कि एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज किया जाए, स्पेशली उन सेक्टर के अंदर जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कम है, जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इनमें प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज किया जाए। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, फार्मर का कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन और कॉरपोरेट सेक्टर, इन सबको भी एनकरेज किया जाए ताकि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके। कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई, जैसे कि लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट करना, जिनके पास अलग अलग एरिया में छोटे छोटे लैंड के पीस हैं उनको इकट्ठे एक ही जगह पे बड़ी लैंड प्रोवाइड की जाए ताकि वो मॉडर्न वे से एग्रीकल्चर कर सकें। सरप्लस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वेस्ट लैंड को भी लैंडलेस फार्मर और अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया जाए एग्रीकल्चर के लिए। कुछ टीनेंसी रिफॉर्म किए जाएं, अपडेटिंग और कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए लैंड रिकॉर्ड का। लैंड को इशू करने के लिए पासबुक बनाई जाए, फार्मर को पासबुक इशू की जाए, वीमेन के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करें। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम सारे फार्मर्स के लिए और हर तरह की क्रॉप के लिए थ्रू आउट द कंट्री गवर्नमेंट ने चलाई है।
फार्मर को अगर उनकी क्रॉप की पुअर हार्वेस्ट होती है या किसी वजह से उनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आता है या उनकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस केस में उनका इंश्योरेंस जो है वो किया जाता है। स्ट्रेटजी फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी, अपग्रेड करने के लिए भी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है। रोड्स के थ्रू विलेजेस को कनेक्ट किया जाए अर्बन एरिया के साथ मार्केट तक, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इरिगेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएं, इन सब के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एफर्ट कर रही है। स्ट्रेटेजी फॉर अपग्रेडिंग स्किल ऑफ फार्मर के स्किल को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। विलेज लेवल पे भी फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट फार्मर को एजुकेट करने के लिए टीवी रेडियो चैनल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन फार्मर तक पहुंचाती है। इसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने किसान कॉल सेंटर भी ओपन किए हैं। मोर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट लगातार कम होती जा रही है। 1993-94 में एग्रीकल्चर में पब्लिक सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 33% थी, बट 16-17 में ये 17.3 हो गई। तो इसे एक्सलरेट करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एफर्ट करे। एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए मार्केट डेवलपमेंट में स्टोरेज और वेयर हाउस फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए गाइडेंस सेल, किसान कॉल सेंटर, इन सब के थ्रू पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में इंक्रीज किया जा रहा है। देन नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। नई कृषि नीति की क्या विशेषताएं रही? रेनबो रेवोल्यूशन आया कंट्री के अंदर। सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन ही नहीं आया, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क और डायरी प्रोडक्ट में आया, ब्लू रेवोल्यूशन एक्वा और फिश कल्चर के लिए आया। तो ये जो पॉलिसी थी वो एक रेनबो रेवोल्यूशन की तरह बनकर आई। प्रमोटिंग एग्री एक्सपोर्ट, न्यू पॉलिसी का मेन स्ट्रेस था कि फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो ये इसकी एक फीचर रही। इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंक्रीज किया जाए, जिसके लिए फार्मर को फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना इस पॉलिसी का ही मेन फीचर है। क्रॉप का इंश्योरेंस करना, अभी हमने पीछे बात करी। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को यूज किया जाए, इस पॉलिसी के अंदर ये रखा गया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो, एक्चुअल कल्टीवेटर को लैंड की ऑनरशिप दी जाए। अबॉलिशिंग इंटरमीडियरीज, मिडलमैन को खत्म किया जाए। लैंड होल्डिंग के साइज को फिक्स कर दिया जाए। एग्रीकल्चर लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कल्टीवेटर के इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड किया जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग को कैसे एनकरेज किया जाए। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर भी स्ट्रेस किया गया। कोऑर्डिनेटिंग प्रोग्राम पॉलिसी, इसी पॉलिसी में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रोग्राम चलाए, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी था। तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करके चलाना भी इसी पॉलिसी का ही मोटिव रहा। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के ऊपर जोर दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, इसी पॉलिसी के अंदर ऐसा हुआ। प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इंसेक्ट वीड्स के थ्रू से। इरिगेशन की फैसिलिटी फार्मर को प्रोवाइड करना, क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें देना, सॉइल को इम्प्रूव करना, सॉइल को चेक करना कि सॉइल की क्वालिटी किस तरह से है, वाटर लॉसिंग को कैसे कम किया जाए, सैलिनिटी को कैसे कम किया जाए, इसी पॉलिसी में रहा। एग्रीकल्चर के प्राइस की पॉलिसी को फिक्स करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इसी पॉलिसी में ही इनके ऊपर मेन एम्फेसिस किया गया। बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हो, ताकि डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। और फार्मर की स्किल को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स उनको प्रोवाइड करना, उसके बारे में अवेयर करना, ये सब इस पॉलिसी की फीचर्स रही। कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी है ये पॉलिसी। सबसे पहला है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। क्रिटिक्स का ये व्यू है कि इस पॉलिसी के अंदर जो टारगेट रखा गया था कि एनुअल 4% की ग्रोथ रेट को अचीव किया जाएगा अगले 2 डिकेड्स
में 20 सालों में नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो अचीव नहीं की गई। 2000 में ये पॉलिसी बनी, लेकिन 2009-10 की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.4% थी। 14-15 के अंदर ये ग्रोथ रेट -0.2% रही, 15-16 में 0.7, 18-19 में 2.7। तो एक कोई जैसा वे रखा गया था कि 4% की ग्रोथ रेट को अचीव किया जाएगा एनुअली, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। नो क्वांटिफिकेशन ऑफ टारगेट, जो हमने अभी बात करी 4% ग्रोथ रेट को अचीव करने का टारगेट रखा गया था, नई पॉलिसी अपने उस टारगेट को क्वांटिटेटिव टर्म में अचीव नहीं कर पाई। फेल्स टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर बैकवर्ड स्टेट, नई एग्रीकल्चर पॉलिसी में बात की गई थी कि जो बैकवर्ड स्टेट हैं उनको कवरेज में, वाइड कवरेज में लाया जाए और उनको बैकवर्डनेस से इम्प्रूव किया जाए, उनकी ग्रोथ की जाए, लेकिन ये पॉलिसी इसमें भी फेल रही। बैकवर्ड रीजन को आइडेंटिफाई ही ये पॉलिसी नहीं कर पाई। इग्नोर पुअर फार्मर, इस पॉलिसी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा एनकरेजमेंट दी गई। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐसा डाउट नहीं है कि ट्यूबवेल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सब होती है, लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी के सिर्फ बिग फार्मर के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है। जो स्मॉल फार्मर है, जो कि इंडिया की फार्मिंग में बल्क में है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। और हम सब जानते हैं कि लगातार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम होती जा रही है। तो फार्मर को, जो पुअर फार्मर थे, वो इस पॉलिसी में पूरी तरह से इग्नोर रहे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, नई पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, लैंड लीजिंग के थ्रू ये रखा गया कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन ये उसको भी अचीव नहीं कर सकी। कॉरपोरेट सेक्टर जो था उसने एग्रीकल्चर में मशीनरी को यूज़ ज़्यादा किया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ गई। एब्सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, गवर्नमेंट ने जितने कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन दी थी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट के अंडर आने वाला एक मेन हमारा जो एरिया है वो है, लेकिन रियल इम्प्लीमेंटेशन की जो एजेंसीज हैं या जो स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, प्रोजेक्ट चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते जिस लेवल तक होने चाहिए। तो ये सारी की सारी कमियां रही नई एग्रीकल्चर पॉलिसी की। कुछ इनिशिएटिव्स जो इस पॉलिसी में यूज किए गए, अभी हमने ऊपर स्ट्रेटेजी में बात भी की गई है कि इस पॉलिसी के अंदर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी का मेन थ्रस्ट एरिया रखा गया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के ऊपर इस पॉलिसी में फोकस किया गया। नेशनल स्कीम वाटर बॉडीज को कैसे रिपेयर किया जाए, उसे रेनोवेट किया जाए, ये सब स्कीम भी इसी पॉलिसी के अंदर ही रखी गई। माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी, क्रॉप इंश्योरेंस, रूरल क्रेडिट के ऊपर फोकस करना इसका इनिशिएटिव रहा। एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा फंड प्रोवाइड करना, रूरल एरिया को रोड के थ्रू कनेक्ट करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने भारत निर्माण प्रोग्राम को भी चलाया। एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ रेट कैसे अचीव की जाए, फार्मर को चीप क्रेडिट की अवेलेबिलिटी करवाना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी हर फार्मर और हर क्रॉप के लिए इसी पॉलिसी के थ्रू ही लॉन्च की गई। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस को रेन्यूमरेटिव प्राइसेस फिक्स किया जाए, इस पॉलिसी में हुआ। किसान के लिए किसान कॉल सेंटर्स ओपन किए गए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। नेशनल पॉलिसी फार्मर के लिए बनाई गई ताकि उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो। तो ये सब इनिशिएटिव्स नई एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में ही रखे गए। थैंक यू सो मच।